अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप खैर आफियत से होंगे। आज आप मनीरा की कहानी सुनेंगे जो बड़ी ही दिलचस्प और सबक आमूज़ है, आपको बेहद पसंद आएगी। मनीरा मार्केट से निकली और तेज़ तेज़ कदम उठाती ही सड़क के किनारे आ खड़ी हुई। दोनों हाथों में सामान से भरे शॉपर पकड़े हुए थे। इन सब चीज़ों को संभालना भी मुश्किल हो रहा था। इतनी चीज़ों के साथ बस में चढ़ना उतरना बहुत ही मुश्किल था। वो टैक्सी का इंतज़ार करने लगी, मगर कोई टैक्सी नज़र ही नहीं आ रही थी। उसने ज़रा मुँह खोलकर जमाई ली, कहाँ मर गईं ये टैक्सियाँ आखिर। वो तंग आ गई। कई घंटे हो गए थे। वो दुकान दुकान फिर कर बेइंतहा थक चुकी थी। इस पर इतनी चीज़ों का बोझ, फिर इंतज़ार, और गर्मी ने बुरा हाल कर रखा था। किसी ने पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने पलट कर देखा। कमर तुम हो? मनीरा कमर से सलाम दुआ करने लगी। ऐन इसी वक्त एक टैक्सी भी करीब आकर रुक गई। चूँकि कमर उसकी सहेली भी उसके वालिदैन के घर के करीब ही रहती थी, इसलिए दोनों सहेलियाँ एक ही टैक्सी में जा बैठीं। क्या कुछ ख़रीदा है मनीरा? कमर ने उसके शॉपरों को उल्ट पलट करते हुए कहा। तौबा है भाई, तुम तो बहुत ही अमीर मालूम होती हो, इतनी ढेर सारी चीज़ें खरीद लाई हो। सब ज़रूरत ही की चीज़ें हैं, मनीरा ने कुछ ठंडा सांस भर कर कहा। जराबें, बनैने, पेन, तेल, कुछ कमीज़ों के कपड़े और चंद दुपट्टे, और ये पाउडर, सुर्खी और नाखनों की पॉलिश और लहरें डालने की पिन्ने और क्रीमें। तौबा है, कितने पैसे खर्च कर आई हो। हाँ, सब चीज़ें ख़त्म हो गई थीं, इसलिए मैं एक ही दफ़ा ले आई हूँ। मनीरा कुछ खोई खोई सी थी। और ससुराल से कब आई हो? मनीरा ने मुंह बना लिया। जो कोई मिलता है यही सवाल करता है, गोया दुनिया में कोई गुफ्तगू का मौजू ही नहीं रहा। खैर तो है, कमर हैरान होकर बोली। तुम इस सवाल पर बिगड़ क्यों गई हो? कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं हो गई? अब तो सारी उम्र गड़बड़ ही चलेगी। भाई बात क्या है, कुछ बताओ भी तो। हमने तो सुना था कि तुम्हें बड़ा अच्छा ससुराल मिला है, खाक मिला है, वो मिसल जो मशहूर है, दूर के ढोल सहाने। मेरी ज़िंदगी ऐसी अजीरन हुई कि सब को छोड़ छाड़ कर मेके आ गई हूँ। बड़े अफसोस की बात है, लेकिन इख्तलाफ की वजह क्या है? वजह यही है कि वो हद से ज़्यादा कमीने लोग थे। ऐसी क्या कमीनगी देखी तुमने? कुछ ना पूछो, इतने खसीस लोग हैं कि क्या बताऊं। मुझे तो उन्होंने इतनी माली तंगी दी है कि कुछ बयान नहीं कर सकती। एक स्वेटर क्या ख़रीद लिया तो ताहर बोल पड़े। अभी तो तुम्हारे पास 8-10 स्वेटर हैं मनीरा, और स्वेटर क्या करोगी? मेरी सहेली की शादी थी, मैंने उसे जेवर तोहफा में देना था। सास साहबान सेहत का दफ्तर खोल कर बैठी कि बेटी सहेली को तोहफा ज़रूर दो, लेकिन इतना कीमती तोहफा देने की क्या ज़रूरत है? तुम्हारे मियाँ हैं कि ताहर बेचारे के कंधे पर बड़े बोझ हैं। तुम जितने अखराजात बढ़ाओगी उतना ही उस गरीब पर ज़्यादा बोझ पड़ेगा। और तो और गर्मियाँ शुरू हुई। दुकानों पर बड़े प्यारे डिज़ाइनों की वाइल लॉन आई हुई थी। आखिर मेरे सीने में भी दिल है। सिर्फ 7-8 कमीज़ों के टुकड़े खरीदे। बड़ी नंद ने देख लिया, बड़े अजीब अंदाज में बोली कि भाभी तुम्हारे पास तो अभी शादी के 20 जोड़े पड़े हैं, इतनी कमीज़ें खरीदने की क्या ज़रूरत थी? गरज ये कि क्या बताऊँ, मेरा तो नाक में दम आ गया। अब अगर तनख्वाह 15-20 तारीख तक ख़त्म हो जाती है तो इसमें मेरा क्या कसूर था? इस महंगाई के ज़माने में 20-25 हज़ार की हैसियत ही क्या है? अपनी तरफ से तो बहुत हाथ रोक कर खर्च करती हूँ, मगर खाने वाले भी तो कम नहीं थे। फिर आए दिन मेहमानदारियाँ, तो भला गुजारा कैसे होता? पैसे ख़त्म हो जाते तो ताहर कहते कि तुम हैसियत से बढ़कर खर्च करती हो। तो गोया तुम इस बात पर लड़कर चली आई। और क्या, सब्र ना हुआ तो चली आई। बुरा किया मनीरा, बहुत बुरा किया। इस ज़माने में इस तरह फजूल खर्ची से काम नहीं चलता।
ला हौला वला कुव्वता। मेरी फजूल खर्ची क्या देखी तुमने? अगर तुम्हारे खर्च 15-20 तारीख तक ख़त्म हो जाता और उसके बावजूद बेजक वक़्त बेज़रूरत 8-10 कमीज़ें खरीद लेती हो, फिर तुम फजूल खर्च नहीं हो तो और क्या हो? मनीरा इस बात पर खामोश रही, लेकिन उसका फूला हुआ मुंह देखकर कमर ने मसला समझकर बात टाल दी और दूसरी बातें शुरू कर दी। इतने में मनीरा का घर आ गया। वो टैक्सी से उतर गई। मनीरा ताऊ में आकर ताहर से बिगड़कर माँ बाप के घर तो आ गई, मगर थोड़ी ही मुद्दत में उसे पता चल गया कि जिन ख्वाहिशात पर ब्रेक लगते देखकर वो घर छोड़ आई थी, वो अब यहाँ भी बेगलोगश पूरी ना हो सकेंगे। वो बचपन से सख्त फजूल खर्च चली आ रही थी। माँ बाप अच्छी हैसियत के मालिक थे और वो अकलौती बेटी। बाप की मुलाजमत ऐसी थी कि तनख्वाह तो मामूली थी, लेकिन ऊपर की आमदनी की रेल पेल थी। मनीरा ने जी भर कर मज़े उड़ाए। इस खरीदो फरोख्त में उसे ऐसी राहत मिलती थी कि बेवजह रुपया उड़ाया करती थी। शादी हुई तो सिर्फ हलाल के 15-20 हज़ार रुपये में घर चलाना पड़ा। पुरानी आदतें पुख्ता हो चुकी थीं। महीने की 15-16 तारीख तक ही तनख्वाह का खात्मा हो जाता था। बड़ा तीर मारती तो 20 तक चला जाता। 21 तारीख को तो बटुआ खाली होता था। शुरू में ताहर खामोश रहा, फिर उसने आस्ता आस्ता समझाना शुरू किया कि मनीरा पर कोई असर नहीं पड़ता था। खामद के साथ फिर सास ससुर और नंदों ने भी तवज्जो दिलाना शुरू कर दी कि इस तरह बेअंदाज खर्च करने से तो किसी सूरत गुजारा चलेगा ही नहीं। इन नुक्ता चीनियों के बायस मनीरा के दिल में सास और नंदों के ख़िलाफ़ कीना भर गया। वो ताहर की नुक्ता चीनी को भी उनके सिखाने पढ़ाने का नतीजा समझने लगी। हालांकि हालात जो थे वो ताहर को भी साफ नज़र आ रहे थे। बड़ी मेहनत से उसने चंद हज़ार रुपये जमा कर रखे थे, वो मनीरा ने साल में ही ठिकाने लगा दिए, क्योंकि खर्च ख़त्म करने के बाद फिर वो मज़ीद पैसों के लिए ताहर के सर चढ़ जाती और ताहर को मजबूरन उसे पैसे लाकर देने पड़ते। जब ये थोड़ी सी पूंजी भी ख़त्म हो गई तो ताहर सख्त परेशान हुआ। माली परेशानी ने उसे चिड़चिड़ा कर दिया और अब वो ज़्यादा सख्ती से नुक्ताचीनी करने लगा। मनीरा को बुरा भला कहा और वो उसे बराबर जवाब देती, यूँ कि आए दिन झगड़ा रहने लगा। एक दिन दोनों कुछ ज़रूरी चीज़ें ख़रीदने बाज़ार गए। एक दुकान के शोकेस में उसने करेब का कीमती टुकड़ा देखा। जब उसने वो टुकड़ा ख़रीदना चाहा तो ताहर ने सख्त इतराज़ किया। मनीरा जल भुनकर कोयला हो गई। इस वक्त तो दोनों चुपचाप घर आ गए। दूसरे दिन मनीरा अकेली गई और पीस खरीद लिया और बाहर ही सीने के लिए दर्जी को दे आई। दर्जी अक्सर उसके कपड़े घर लेकर आया करता था। वो एक ऐसे ही वक्त में कमीज़ लेकर आया जब मनीरा घर पर नहीं थी, लेकिन ताहर मौजूद था। ताहर ने देखते ही कपड़ा फाड़ दिया। उसका खून खौल उठा। इसी शाम मनीरा ने मुतालबा कर दिया कि खर्च ख़त्म हो गया है, इसलिए उसे मज़ीद पैसे दिए जाएं। ताहर तो पहले ही से बिफरा था, फट पड़ा। मनीरा भी बरूद से भरी पड़ी थी। तूफ़ान उठा। मनीरा ने सीधी मेके की राह ली। आने को तो आ गई। इधर भी सब कुछ वैसा नहीं था। वालिद रिटायर हो चुके थे, इसलिए मुलाजमत के ज़माने की रेल पेल ख़त्म हो गई थी। इनकी मामूली सी पेंशन थी जिसमें दोनों मियाँ बीवी गुजारा करते थे। तीनों भाइयों की शादियाँ हो चुकी थीं। उनकी अपनी लाइफ थी। वो अपने खर्चे अपनी बीवी बच्चों के अखराजात बेमुश्किल पूरा करते थे कि वो बहन को कुछ दे सकें। वैसे भी भाभियों को इसका यूं उजड़ कर आ बैठना एक आँख ना बाता था। शोहरों को दिखाने के लिए कभी कभार उससे कोई मामूली सा तोहफा भी दे दिया करती थी, मगर किसी भाभी ने भी उसकी मुस्तकिल ज़िम्मेदारी उठाने की पेशकश न की। चंद माह तो माँ बाप ने जैसे तैसे हो सका उसका हाथ तंग ना होने दिया और वो खूब क्रीमें, पाउडर, कपड़े, आराइशी अशिया खरीदती रहीं। फिर उन्होंने भी मजूरी ज़ाहिर कर दी।
अब यहाँ भी वही सूरत हाल थी कि बाजार गई चीज़ें देखकर दिल तड़प उठा, मगर पैसे नहीं थे। आस्ता आस्ता उसने मुलाजमत करने पर गौर करना शुरू कर दिया। मुलाजमत भी आसानी से मिलने से रही। कई माह की जदोजहद के बाद उसे एक मामूली सी प्राइवेट स्कूल में टीचर की जगह मिल गई। 3000 तनख्वाह थी और 1000 महंगाई अलाउंस देना मंजूर किया। 4000 की मुलाजमत पाकर मुनीरा मुतमन हो गई। खाना तो माँ बाप के यहाँ खाना था। इसके कपड़ों और आराइशी चीज़ों और सैर व तफरीक के लिए 4000 रुपये काफ़ी होंगे। चंद दिन उसने खुशी खुशी गुजार दिए। फिर आस्ता आस्ता आंखें खुलने लगी। स्कूल वालों ने 4000 देना मंजूर कर दिए, मगर वो दिमाग का सारा रस भी निचोड़ लेते थे। रोज़ाना 7 पीरियड पढ़ाने के बाद जब मुनीरा शाम को घर आती तो उसे अपना दिमाग इस संतरे की तरह मालूम होता जिसका सारा रस निचोड़ लिया जाए। दिमागी थकावट जिस्म को भी चूर चूर कर देती। घर आकर लड़कियों की कापियाँ देखनी पड़ती। रात को जब वो लेटती तो उसकी आंखों में दर्द की टीसें उठा करती। ये तो जिस्मानी माली हालत भी कुछ ज़्यादा बेहतर ना हुई। स्कूल घर से इतना दूर था कि कमोबेश 500-600 रुपये के किराए के उठ जाते। फिर सुबह की गई असर के वक़्त वापस होती। दोपहर का खाना वहीं खाना पड़ता। 300-400 रुपये उधर खर्च हो जाते। मुलाजमत के बायस मेल मुलाकात भी बहुत बढ़ गए थे। अक्सर सहेलियाँ उसके घर आती और उनकी खातर मदारत करनी पड़ती। तनख्वाह का एक अच्छा खासा हिस्सा उधर नज़र हो जाता। फिर स्कूल में भी कभी कोस्तानी आती, कभी किसी की तब्दीली होती, कभी किसी की शादी। स्टाफ को इज्तिमाई तौर पर पार्टियाँ देनी होती और अखराजात में भी हिस्सा लेना होता। दुख बीमारी भी साथ थे। कभी कुनबे की बरादरी में कोई तकरीब आ गई। अब तोहफों में पैसे खर्च होते। 4000 कहाँ खर्च होते। अपने घर में थी तो पैसे ख़त्म होते ही मियाँ के सर पड़ जाती कि यहाँ से भी हो सके लाकर मुझे दो। अब किसके सर पड़ती। बाज़ारों में दुकानें रंग बिरंगी चीज़ों से अब भी भरी पड़ी थीं। अब भी दिल इन्हें देखकर तड़प उठता, मगर ये भी अच्छी तरह जानती थी कि सारा महीना 4000 में बसर करना है। जो सबक ताहर ने जाना ना दे सका वो ज़माने की सख्त हाथों खुद ब खुद ही सिखा दिया। घर उजाड़ कर उसे समझ आ गई कि सोच समझ कर घर चलाना पड़ता है। अब ताहर उसे समझाता कि बेज़रूरत खर्च करना मुश्किलात में मुब्तला कर देता है तो वो सख्त तंगी महसूस करती और इस बात को इन लोगों की कंजूसी और बुखल समझती। आखिर इन्हें क्या हक़ था कि उसे ज़रा सी शय के लिए तरसने पर मजबूर कर दें। दिल को तरसने से महफूज रखने के लिए ही वो अपने माँ बाप के घर आ गई कि अभी नित नई ख्वाहिशें अभी भी सीने में मचलती थीं, जिनके पूरा होने की कोई सबील नहीं थी। तो उससे क्या फ़ायदा हुआ कि घर की मलका के रुतबे से घिर कर एक खाना बर्बाद औरत की हैसियत हासिल करके बैठ गई। इसकी भतीजी एग्ज़ाम में फ़र्स्ट आई थी। सब ही ने उसकी हौसला अफजाई के लिए कुछ ना कुछ दिया था और वो भी बाज़ार तोहफ़ा ख़रीदने गई। दुकानें कीमती खिलौनों और कपड़ों से भरी पड़ी थी, मगर वो 2-3 से ज़्यादा तोहफ़ा ना खरीद सकी। इससे ज़्यादा जेब इजाज़त नहीं दे रही थी। जब वो मामूली तोहफे को सब्ज़ कागज़ में लपेट कर उसके ऊपर गूंद लगा रही थी तो उसकी आंखों से आंसू टप टप करके गिर रहे थे। उस वक़्त अगर वो अपने घर में होती तो ताहर उसे 100-150 रुपये का तोहफ़ा ख़रीदने का मशवरा देता और 600-700 रुपये का तोहफ़ा ख़रीदने से रोकता तो वो क्या घुल ना मचाती। वो सोच रही थी कि सारा कसूर मेरा है, लेकिन मुझसे ज़्यादा कसूर मेरे वालिदैन का है, जिन्होंने बचपन से मेरी बेलगाम ख्वाहिशात को पैसे के ज़ोर पर पूरा किया और ये भी ना सोचा कि वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता। अब मैं क्या करूं? मैंने बेलगाम ख्वाहिशों के हाथों अपना घर खुद अपने हाथों उजाड़ लिया।
اے کاش طاہر اسے جھوٹے منہ ہی منانے آ جائے تو وہ فوراً اس کے ساتھ چلی جائے۔ اے کاش۔ یہ تھی آج کی کہانی۔ امید کرتی ہوں آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی۔ پھر کسی دلچسپ خوبصورت کہانی کے ساتھ ملیں گے۔ اللہ حافظ۔